वेलकम बैक टू DAV ई लर्निंग क्लास। एक बार फिर से हम आपसे रूबरू हो रहे हैं DAV ई लर्निंग ऐप के माध्यम से। जैसे कि हम भारत के भूगोल पर चर्चा कर रहे थे और भारत के भूगोल में हमने लास्ट वीडियो में देखा कि भारत की स्थिति दक्षिण एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के साथ कैसी है और भारत की जो विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में हमने चर्चा की थी। तो वो हमारा टॉपिक लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो गया था। तो आज हम चर्चा करेंगे जो हमारा टॉपिक है या हमारा स्टडी का विषय है ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, भारत का ड्रेनेज सिस्टम यानी कि भारत का अपवाह तंत्र कैसा है, किस प्रकार का है, तो उसके बारे में हम आज इस पर चर्चा करेंगे। और इस सिस्टम में कौन कौन सी नदियां आती है, कौन कौन से नदी तंत्र आते हैं, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भारत में नदी तंत्र का विकास कैसे हुआ। जैसा कि आप जानते हो, भारत में सैकड़ों छोटी बड़ी नदियां हैं, बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां हैं। कुछ नियत वाहिनी है, कुछ अनियत वाहिनी है, कुछ मौसमी नदियां हैं आदि इसके अंतर्गत आती है। तो इसमें सबसे पहले ये आती है नियत वाहिनी नदी, जो वर्ष भर बहती है, उसमें वर्ष भर जल रहता है। और सेकंड है अनियत वाही या मौसमी नदियां। तो इसमें वो नदियां आती हैं जो सिर्फ कुछ ही समय उसमें पानी रहता है। वर्षा ऋतु में जब अधिक वर्षा होती है तो उन नदियों में पानी की मात्रा आती है, और जब वर्षा काल समाप्त होता है तो वो नदियां भी धीरे धीरे सूख जाती है। वो अनियत वाहिनी नदियां कहलाती है। अनियत वाहिनी नदियां हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती, हाँ ठीक है, भी कुछ बेसिक्स नीड्स पूरी करती है, लेकिन जो नियत वाहिनी नदियां हैं उनसे हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं और वो हमारे बहु उद्देशीय योजनाओं में कारगर साबित होती है। और देश के विकास में उन नदियों का बहुत अधिक महत्व होता है। तो भारत में सैकड़ों नदियां हैं जो कुछ साल भर बहती है और कुछ समय के अकॉर्डिंग ही बहती है। अब इसमें बात आती है कि ये नदियां महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन के रूप में है, नेचुरल रिसोर्सेज। भारत के लिए ये एक नेचुरल रिसोर्स है, प्रकृति से प्राप्त संसाधन है, और भारत के लोगों को जीवन प्रदान करती है। और जो भारत का अपवाह तंत्र है वो यहाँ की जो धरातल है, स्ट्रक्चर है, रिलीफ है, उसके अकॉर्डिंग भारत का अपवाह तंत्र है। अब बात करते हैं कि भारतीय नदी तंत्र का विकास। तो भारतीय नदियों का वर्तमान स्वरूप जानने से पहले उनके विकास के बारे में जानना अति आवश्यक है। भारतीय नदी तंत्र का वर्तमान स्वरूप जो है वो नदी विकास की एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। नदी तंत्र के विकास के आधार पर भारतीय नदियों को दो भागों में विभाजित करते हैं। यानी कि जो भारत की नदियों का विकास है वो एक प्रोसेस, लंबी प्रोसेस है, और इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं जिससे इसका अध्ययन करने में हमें आसान रहता है। फर्स्ट है ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द हिमालयज रिवर, कि हिमालय से निकलने वाली नदियां, और ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द पेनिसोलर पैटर्न, और प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। जो हिमालय की नदियां हैं, तो हिमालय से मुख्य रूप से 3 नदी तंत्र प्रवाहित होते हैं, जिनका नाम पश्चिम से पूर्व की ओर सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है। अगर हम हिमालय पर्वत की नदी तंत्रों की बात करें तो वो मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन से हैं? पश्चिम से पूर्व उनकी देखें तो सबसे पश्चिम में सिंधु नदी तंत्र, उसके पश्चात गंगा नदी तंत्र, उसके पश्चात ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आता है। तो ये तीनों नदियां अपने अपने में विशेष स्थान रखती है, और इन तीनों नदी तंत्र का विकास एक लंबे उतार चढ़ाव वाले इतिहास से गुजरा हुआ है। यानी कि
इनका विकास आज से नहीं हजारों साल पहले हुआ है और ये एक लंबे उतार चढ़ाव वाले विकास क्रम में है। अगर इनकी हम बात करें तो ये इन नदियाँ हिमालय के निर्माण की सभी अवस्थाओं में बहती रही है कि कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले से ही अवस्थित थी और उसी मार्ग में निरंतर बह रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नदियाँ हिमालय निर्माण की सभी अवस्थाओं में विद्यमान थी। अगर इन नदियों की बात करें तो इसमें कुछ परिकल्पना है। हिंद बराह परिकल्पना, द इंडो ब्रह्म थ्योरी। इसके अंतर्गत देखें तो भूगर्भ वैज्ञानिक है, उनका मानना है कि इन नदियों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं को शिवालिक पहाड़ियों के संस्तरों के अध्ययन से खोजा जा सकता है। यानी कि जो हिमालय पर्वतमाला की सबसे दक्षिणी चोटी है, दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है शिवालिक, तो उसकी विकास की अवस्थाओं में इनका अध्ययन किया जाता है। अब हम इनकी बात करें, अब सेकंड आता है ड्रेनेज पैटर्न ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, यानी कि प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो ये नदियाँ चौड़ी, उथली और लगभग संतुलित घाटियाँ हैं। इनके तथ्य एक और संकेत करते हैं कि ये नदियाँ हिमालय की नदियों की तुलना में काफ़ी अधिक लंबे समय से प्रवाहित हो रही है और अब ये प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी है। यानी कि जो हिमालय से नदियाँ निकलती है, कुछ नदियाँ प्राचीन अवस्था में है और कुछ नवीन नदियाँ हैं। इसके बजाय जो प्रायद्वीपीय भारत या पेनिनसुलर प्लेटू की जो रिवर्स है वो काफ़ी पुरानी है और अपनी वर्तमान में प्रौढ़ावस्था में है। उनकी जो आकृति है, शेप है, वो छिछली आकृति है, बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में फैल चुकी है। कुछ भ्रंश क्षेत्रों को छोड़कर से सभी स्थानों पर नदी तलों को ढाल प्रवणता बहुत मंद है। यानी कि इनका जो ढाल है वो बिल्कुल ही मंद हो गया है। प्रायद्वीपीय भारत में जल विभाजक के तौर पर पश्चिमी घाट है जो पश्चिमी तट के बहुत ही निकट है। अतः यहाँ जो प्रायद्वीप की अधिकांश नदियाँ हैं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। इसमें सिर्फ दो नदियाँ अपवाद है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं उनमें जल विभाजक का कार्य पश्चिमी घाट करता है और यहाँ की नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। अपवाद स्वरूप सिर्फ दो नदियाँ हैं, कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इनका विस्तृत वर्णन हम हमारे धीरे धीरे आगे जैसे जैसे नदियाँ आएगी उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। अब बात आती है भारत का अपोहा तंत्र, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का अपोहा तंत्र। तो इसको दो मुख्य भागों में बांटा गया है, ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द हिमालय रिवर, ड्रेनेज पैटर्न ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। हिमालय की नदियों का अपोहा तंत्र, हिमालय की नदियों का अपोहा तंत्र। और सेकंड है प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का अपोहा तंत्र। ठीक है, जो नदियां हिमालय से निकलती है वो, और वो नदियां जो प्रायद्वीपीय पठार से उनका उद्गम होता है। तो
भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है मुख्यतः दो भागों में ही विभाजित है, हिमालय से निकलने वाली और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली। अब बात आती है हिमालय से निकलने वाली नदियां की, तो इनको मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? सिंधु अपोहा, सेकंड गंगा अपोहा, और लास्ट में है ब्रह्मपुत्र अपोहा। हिमालय से निकलने वाली नदियों को तीन भागों में विभाजित किया गया है, सिंधु अपोहा तंत्र, गंगा अपोहा तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपोहा तंत्र। यानी कि इनमें गंगा और उसकी सहायक नदियां, सिंधु और उसकी सहायक नदी और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों को सम्मिलित किया गया है। अब हम बात करें सबसे पहले सिंधु नदी की। आज के जो हमारा टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, तो इसमें हम मुख्य एक बार जो अपोहा तंत्र कौन कौन सा है, कौन कौन सी उसमें नदियां हैं, कौन कौन सी उनकी सहायक नदियां हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें इन सभी का विस्तृत वर्णन करेंगे, जैसे सिंधु नदी, इसकी पूरी जानकारी, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, कहाँ से उनका उद्गम होता है, उनका अपोहा क्षेत्र कितना है, उनकी लंबाई कितनी है, इन सब के बारे में हमारी जैसे जैसे क्लासें चलती रहेगी तो धीरे धीरे सभी का विस्तृत से वर्णन होता रहेगा। लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक बार पूरा पैटर्न बता रहा हूँ कि इसमें कौन कौन सी नदियाँ हैं। आगे इनका उद्गम क्षेत्र, अपोहा क्षेत्र, इनकी लंबाई, वो आगे हम धीरे धीरे करेंगे। तो सबसे पहले आता है सिंधु अपोहा तंत्र। अगर हम सिंधु अपोहा तंत्र की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियां आती है। सिंधु अपोहा में सिंधु नदी, उसके पश्चात झेलम नदी, चेनाब नदी, सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, रावी नदी, रावी नदी और व्यास नदी, और सबसे लास्ट में आती है इसमें सतलज नदी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6 नदियां इसके अंतर्गत आती है। सिंधु अपोहा में सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी, ये इस सिंधु अपोहा तंत्र के अंतर्गत आती है। अब इसके पश्चात जो हमारा गंगा अपोहा तंत्र है उसकी हम बात करें तो उसमें मुख्य रूप से जो नदियां हैं गंगा नदी, घाघरा नदी, नंबर 3 यमुना नदी, नंबर 4 गंडक नदी, नंबर 5
कोसी नदी। नंबर 6 चंबल नदी। गंगा नदी की अपवाह में गंगा नदी, यमुना नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, चंबल नदी, आदि इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। और उसके पश्चात है ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, जिसमें केवल ब्रह्मपुत्र नदी आती है। ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र में केवल ब्रह्मपुत्र नदी आती है और कुछ इसकी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। उसके पश्चात सेकंड भाग है हमारा प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज पैटर्न ऑफ पेनिसोलर प्लेटू। इसको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, वे नदियां जो अपना जल अरब सागर में गिराती है, अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां। धरातलीय विषमता के कारण यहाँ की नदियाँ दो दिशाओं में प्रवाहित होती है। एक जो पश्चिम से पूर्व बंगाल की खाड़ी में जल लेके जाती है और दूसरी पूर्व से पश्चिम की ओर अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो इसमें मुख्य तौर पर जो अरब सागर की ओर जाती है उसमें फर्स्ट नर्मदा नदी और सेकंड ताप्ती नदी है। यानी कि अरब सागर में जो नदियां जल गिराती है उसमें नर्मदा और ताप्ती नदी, उसके अलावा जो छोटी छोटी और नदियां हैं वो माही, साबरमती और लूनी। माही, साबरमती और लूनी नदी, ये मुख्य नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में गिराती है। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां। इसमें मुख्य तौर पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इसके साथ साथ पेन्नार और स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा और पेन्नार नदी, ये प्रमुख नदियां हैं। अगर हम भारत के ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो मुख्य प्रमुख महत्वपूर्ण ड्रेनेज सिस्टम ये मिलता है। कौन कौन से? इसको मुख्य तौर पे दो भागों में विभाजित किया गया है। एक वो नदियाँ जिनका उद्गम हिमालय पर्वतमाला से होता है और दूसरा वो जो प्रायद्वीपीय भारत से उद्गम होती है। ड्रेनेज पैटर्न ऑफ हिमालयाज रिवर और ड्रेनेज पैटर्न ऑफ पेनिसोलर प्लेटू, यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ, ये दो मुख्य भाग हैं। अब बात करते हैं वो नदियाँ जिनका उद्गम हिमालय पर्वतमाला से होता है। तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं उनको तीन भागों में बांटा गया है। सिंधु नदी अपवाह,
गंगा अपोहा तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपोहा तंत्र। ठीक है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बहुत अधिक जल की मात्रा इनमें आती है और बहुत लंबी दूरी ये तय करती है। इनकी कुल लंबाई सर्वाधिक है। जैसे भारत में सर्वाधिक गंगा नदी 2525 किलोमीटर की लंबाई में बहती है और इनका जो अपोहा क्षेत्र है वो लाखों वर्ग किलोमीटर में अवस्थित है। तो इसमें सबसे पहले बात करें हम सिंधु अपोहा तंत्र की, तो सिंधु अपोहा तंत्र में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ आती हैं। कौन कौन सी है? सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी। इन 6 नदियों का जो समूह है वो सिंधु अपोहा तंत्र कहलाता है। और सिंधु अपोहा तंत्र की जो प्रमुख नदियां हैं सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और एक सतलज नदी। ये नदियां भारत और पाकिस्तान दोनों में बहती है। आधी दूरी भारत में तय करती है और उसके पश्चात पाकिस्तान में बहती है। उसके पश्चात सेकंड अपोहा है गंगा अपोहा तंत्र या गंगा ड्रेनेज सिस्टम। इसमें गंगा नदी, घाघरा नदी, यमुना नदी, गंडक नदी, कोसी नदी और चंबल नदी इसके अंतर्गत आती है, जिसमें गंगा को भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है और भारत में सबसे लंबी नदी है। अगर हम बात करें हमारे राजस्थान की, तो राजस्थान की एक नदी है जो अपना जल गंगा नदी तक पहुंचाती है। तो वो नदी कौन सी है? चंबल नदी। क्यों? चंबल यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है। यानी कि चंबल नदी अपना जल यमुना नदी में छोड़ती है और यमुना नदी अपना जल गंगा नदी में छोड़ती है। तो इनडायरेक्ट तौर पर गंगा नदी, चंबल नदी का जल गंगा नदी में भी जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान की नदी भी गंगा नदी में मिलती है। तो गंगा अपोहा तंत्र की नदियां हैं गंगा नदी, घाघरा नदी, यमुना नदी, गंडक नदी, कोसी नदी और चंबल नदी। अब इसके बाद आता है तीसरा अपोहा तंत्र ब्रह्मपुत्र अपोहा तंत्र, जो भारत और बांग्लादेश दोनों में मिलकर बहता है। ब्रह्मपुत्र अपोहा तंत्र में केवल ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी कुछ छोटी छोटी सहायक नदियां आती है। इसी का नाम ब्रह्मपुत्र नदी का जगह जगह पर या स्थान विशेष के अकॉर्डिंग या कुछ भाग नदी इसमें मिलती है तो उसके अकॉर्डिंग इसका नाम परिवर्तित हो जाता है। वो हम जो हमारे आगे की क्लास होगी जिसमें विस्तृत हम नदियों की व्याख्या करेंगे तो उसमें इसके बारे में आपको पूर्णतः जानकारी दी जाएगी। उसके पश्चात ये जो हिमालय की नदियों का अपोहा तंत्र है इसको हम कह सकते हैं उत्तरी भारत का अपोहा तंत्र, नॉर्थ इंडिया ड्रेनेज सिस्टम। और जो प्रायद्वीपीय भारत का अपोहा तंत्र है ड्रेनेज पैटर्न ऑफ पेनिसोलर प्लेटू है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं साउथ इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि दक्षिणी भारत का अपोहा तंत्र। इसे हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है। तो इसको हम नदियों के जल की प्रवाह के आधार पर विभाजित करते हैं कि नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है या अरब सागर में गिराती है। जो नदियां अपना जल अरब सागर में गिराती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और जो नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है वो नदियां पश्चिम से पूर्व यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर प्रवाहित होती है। तो इसमें वो नदी आती जो अरब सागर में अपना जल गिराती है। कौन कौन सी हैं? सबसे प्रमुख नर्मदा नदी, उसके पश्चात ताप्ती नदी, माही नदी, साबरमती नदी और लूनी नदी इसके अंतर्गत आती है। दूसरी ओर जो नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, माही नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी, स्वर्णरेखा और पेन्नार नदियां। अब इनकी एक विशेषता है कि ये नदियां प्रौढ़ा अवस्था में आ चुकी है, यानी कि बहुत प्राचीन समय में इनका उद्गम हुआ था और वर्तमान में ये आधार तल के बराबर बह रही है और प्रौढ़ा अवस्था में विद्यमान है। अब इन नदियों का जो विस्तृत वर्णन है कि ये नदियां कहाँ से उद्गम होती है, उद्गम क्षेत्र कौन सा है, कितनी इनकी लंबाई है, किन किन क्षेत्रों से गुजरती है और इनका अपोहा तंत्र कितना है, इनका हम विस्तृत वर्णन हमारी नेक्स्ट ई लर्निंग क्लासों में करेंगे और धीरे धीरे सभी नदियों के बारे में आपको जानकारी देंगे। आज हमारा टॉपिक था ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया।
अपोहा तंत्र, तो उसमें मुख्य मुख्य जो ढांचा है, आउटलाइनिंग है, वो ये है कि दो मुख्य भाग हैं, हिमालय की और प्रायद्वीप के नदियों के। इसके तीन भाग है, सिंधु अपोहा तंत्र, गंगा अपोहा और ब्रह्मपुत्र। प्रायद्वीपीय भारत या साउथ इंडियन की बात करें तो अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां प्रमुख हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम इनका विस्तृत से वर्णन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।